पेड़ मेरे लिए संख्या नहीं है, रिश्ते हैं। मैं अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट भी नहीं बोलता, मैं अपने आप को गार्डनर बोलता हूँ। मेरा स्केल बड़ा है। आप लोग बैल्कनी में गार्डन लगाते हैं, मैं 6,70,000 एकड़ में लगाता हूँ। तो ये जो सरकार दावा करती है कि उसने 300 करोड़ 200 करोड़ इतने पेड़ लगा दिए, ये पेड़ जाते कहाँ? मैं इसको ग्रीन वॉशिंग बोलता हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। अब आप कीजिए, 1 चम्मच यूरिया लीजिए और फर्स्ट क्लास अदरक वाली चाय बनाते हैं आपके लिए, आप उसके अंदर घोल के और पी लीजिए, ठीक है। स्ट्रेचर हम बगल में ही रखेंगे। 1 चम्मच यूरिया से आप आईसीयू पहुंचते हैं। और आप 22 बोरी यूरिया 1 हेक्टर के गन्ने की खेती में डालते हैं, धान की खेती में डालते हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि इंडिया कैंसर कैपिटल कैसे बना पूरी दुनिया में? नीतियाँ अच्छी हैं, सोच अच्छी है, पॉलिसी अच्छी है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, कंप्लायंसेस अच्छे हैं, इंटेंशन अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अनाउंसमेंट इज इक्वल टू अचीवमेंट। प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति है, पत्ता ही परमात्मा है, क्योंकि पत्ते में क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन होता है, इसीलिए वो जो आपकी प्राण ऊर्जा है, इसीलिए आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं। प्रकृति जो है हर 6 घंटे में एक स्पीसीज को ओझल कर देती है, एक्सटिंक्ट कर देती है। आप नेशनल ज्योग्राफिक देखिए, वाइल्ड वो पढ़िए, गूगल पे पढ़िए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। आजकल तो सब चीज़ें चैट जीपीटी को पता होती हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी प्रजातियां जो हैं 6 घंटे में लुप्त हैं, और छोटी छोटी माइनर स्पीसीज जो हैं वो 6 मिनट के अंदर गायब हो जाती है। आपको क्या लगता है, आप व्हाट मेक्स अस थिंक, और हम इतना कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं लगेगा? हमारे कारण प्रकृति नहीं है, प्रकृति के कारण हम। पुणे शहर, 11 साल का एक लड़का था। उनकी नानी ने उन्हें खुरपी पकड़ाई। खुरपी पकड़ाते हुए ऐसा लगा जैसे कोई शाही तलवार हो। तब नानी ने कहा था, विश्वास के साथ पौधे लगाओ, धैर्य के साथ पानी दो, और उन्हें अपने बच्चों की तरह बात करो। और नानी के इस वाक्य को इस बच्चे ने 11 साल की उम्र में अपने जीवन का मकसद बना लिया। और आज लगभग 5 दशक से वो पेड़ लगा रहे हैं, और उसकी संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि आपने कितने पेड़ लगाए, तो इनका कहना है कि पेड़ मेरे लिए संख्या नहीं है, रिश्ते हैं। हम बात कर रहे हैं पीपल बाबा की। आज हम उनसे बातचीत करने के लिए नोएडा आए हुए हैं, और जब हम इनसे बात करने आए हैं, देश के एक दूसरे हिस्से में ये तस्वीर आ रही है। देहरादून में पेड़ काटे जा रहे हैं। सर, आपकी किताब पढ़ने के बाद मुझे तो पता है कि आप कैसे पेड़ लगाना आपके जीवन का मकसद बना, पर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे 11 साल का लड़का आगे चलकर इतने सारे पेड़ लगा दिया। मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके जो नानी, नाना, दादा, दादी, फादर, मदर, आपका जो इकोसिस्टम होता है, आप जहाँ पले बड़े होते हैं, और आपकी टीचर्स, अध्यापिकाएं, आपका जो स्कूल है, वो मेरा ख्याल से एक फॉर्मेटिव फाउंडेशन आपकी बनाता है। तो आई वाज जस्ट लकी, आई वाज फॉर्चुनेट, क्योंकि 11 साल की उम्र में अपना दिमाग तो चलता नहीं, आपके पास अपनी डिसीजन मेकिंग पावर तो होती नहीं। लेकिन हाँ, ये हुआ कि बहुत अच्छी तरह से हमारी नानी ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, फिर पेरेंट्स ने भी किया, लेकिन बड़े बुजुर्ग, और हमारी एक टीचर होती थी मिस विलियम्स, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। सो बस वो ये कहती थी, उस वक्त ना पौधों की बात नहीं होती थी, उस वक्त ये होती थी, देखो बेटा, तितलियों के लिए जगह बनानी है, पक्षियों के लिए जगह बनाई है, गुरैया जो है ख़त्म हो रही है तो उसके लिए जगह बनानी है, आपको कौवों के लिए, चीलों के लिए, सारे पक्षियों के लिए घरौंदा बनाना है। तो दूसरे तरीके से बात होती थी। एक कोई यूनिट, कोई नंबर, कोई संख्या कि इतने पौधे लगाओ, उतने, ये तो बात ही नहीं होती, ये वोकैबुलरी नहीं थी, ये ग्रामर थी ही नहीं उस समय। उस वक्त तो ये होता था कि आनंद आता है, अच्छा आप ये कीजिए, ये पुण्य है ना। पाप पुण्य की परिभाषा जो है बड़ी सिंपल होती थी। अगर आप पेड़ को काट रहे हैं तो ये पाप है, और अगर आप लगा रहे हैं और उसको नरिश कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो पुण्य है। पेड़ लगाना तो अपने पुण्य माना जाता है। बड़ा सिंपल सी। हाँ। सर, जैसे आपके बारे में अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो आपके पिताजी आर्मी में डॉक्टर थे। जी। और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी रही है, देहरादून, चंडीगढ़, पुणे। राइट सर। हाँ। ये सब पढ़ते हुए जब पूरी दुनिया अर्थ के पीछे भाग रही है, सबको एक अच्छा अपार्टमेंट बनाना है, और सबको अच्छी गाड़ियों पे चलना है, आपने कब तय किया? चलिए, बचपन में 11 साल की उम्र में नानी ने आपको पूरी ट्रेनिंग दी थी,
हाँ आपने कब तय किया कि मुझे अपना करियर, अगर इसको करियर बोलें तो, हाँ हाँ पेड़ लगाने में बिताना है, हाँ। पेड़ लगाना मेरे जीवन का मकसद है, ये आपको कब लगा? हाँ। और कभी इसको लेकर कभी ऐसे भी फील होता है जब अपने दोस्त यार को देखते होंगे कि उनके पास बहुत सारे भौतिक चीजें हैं, कभी ऐसा भी फील होता है कि हाँ, मैं हाँ, पीछे रह गया? हाँ नहीं, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के काम के लिए आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते, ये प्रकृति आपको चुनती है ना। तो ये अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए। आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ों का जो समूह है ये इनका पेड़ों का शासन है, पेड़ों की सरकार है, जंगल की सरकार है, ये चुनती है कि किससे काम करवाना है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, मैं मानता हूँ कि मैंने इसको कभी अपना प्रोफेशन, करियर इस तरह नहीं समझा। मैं एक टीचर हूँ, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की और 37 साल हो गए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और वो मेरा फर्स्ट लव है। फर्स्ट लव तो खैर, पहला प्रेम तो मेरा पेड़ पौधे ही हैं, लेकिन मैंने इसको हमेशा हॉबी की तरह रखा। मैं अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट भी नहीं बोलता, मैं अपने आप को गार्डनर बोलता हूँ। मेरा स्केल बड़ा है। आप लोग बैल्कनी में गार्डन लगाते हैं, मैं 6,70,000 एकड़ में लगाता हूँ, तो ये मेरा गार्डन है ना। और इसी तरह से हम लोगों को सिखाते भी हैं, क्योंकि जब आप गार्डनिंग के परिभाषा मतलब परिवेश में चीज़ों को समझाते हैं कि ये आपका बगीचा है, पर्सनल आपका बगीचा है, इसको बड़े प्यार से, प्रेम से समझो, तो लोगों को समझ आता है। जैसे ही आप जंगल वर्ड यूज़ करते हैं तो लोगों को लगता है अरे वो कोई थर्ड पार्टी, कोई दूर की चीज़ है, भैया हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ तो हाथी रहता है, वहाँ टाइगर रहता है, लेपर्ड रहता है, वो रहता है। अल्टीमेटली ऐसी ही जगहों पे रहते हैं। अभी हमने मुंबई में इतना काम किया, वहाँ पर इतने सारे लेपर्ड्स भी हैं बगल में, मतलब और भी कई वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। फॉरेस्ट हमेशा वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, लोगों के लिए भी होता है। अच्छा, तो तीसरी बात ये है कि जैसे आपने पूछा कि दूसरों को देख के तो सिर्फ तरस आता है। हाँ, है ना। तो मुझे बड़ी सिंपैथी होती है और बड़ा शौक होता है कि बेचारे वो जो हैं कबूतर खानों में, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम में 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ, आओ कुछ बीघे ज़मीन खरीदो, कुछ एकड़ ज़मीन खरीदो, यहाँ अपना बम्बा लगाओ, ट्यूबवेल लगाओ, यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ, अपना ड्राइववे बनाओ, अपनी एक गाड़ी रखो, अपनी फैमिली को यहाँ लाओ, अपने हाथ की लगी हुई सब्जियाँ आप अपने रसोई में यूज़ कीजिए, तो एक आनंद है ना। तो वहाँ तो देखा देखी की भीड़ है, वो तो एक भीड़ है, भीड़ चाल है। वो जैसे सारे कबूतर जो हैं एक पहाड़ी के ऊपर जाके या एक दीवार में जाके घोंसले बनाते हैं, तो मनुष्य वही कर रहा है। मुझे उसका तो कभी आकर्षण रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि महंगी गाड़ी लेके फिर महंगे गाड़ी के आप गुलाम हो जाते हैं। वो लोहे का टुकड़ा है 4 पहियों पे चलने वाला, लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि उसके लिए आप मेहनत करते हैं, उसके लिए कमाते हैं। तो हम लोग इसीलिए, हमारी जो पूरी टीम है, हमारा जो पूरी आर्मी है हमारी, जो 4 लाख लोग जो हम लोग काम कर रहे हैं 21 प्रदेशों में और 226 जिलों के अंदर, वो सब 2 व्हीलर्स के ऊपर काम करते हैं हम लोग। तो हम लोग राजा लोग हैं, महाराजा लोग हैं। अब वो जो अपार्टमेंट में छोटे छोटे घरौंदों में रहते हैं, वो गरीब लोग हैं। ये हमारा ये है। तो अब आप कहो कि ये विचार से अपने मन को बहलाना, कुछ भी कहिए आप, मजाक में उसे कुछ भी समझिए, लेकिन ये गहराई की बात है और यही सच है। लेकिन जब हम इस इलाके में घूम रहे हैं तो मुझे एक होटल दिख रहा है। आप देखिए, ये इंसेक्ट होटल है। और मुझे ये समझिए कि इंसेक्ट होटल क्या है, अलग अलग जगहों पे ऐसा बना हुआ है इस पूरे इलाके में? जी सर, ये यहाँ पर 6 बने हुए हैं। इसमें सर क्या होता है कि जैसे एक आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में आप देखते हैं वो बड़े बड़े टीले बने हुए हैं दीमक के, है ना, मिट्टी के ऐसे बड़े। तो दीमक और कीड़ों के बिना जंगल नहीं हो सकता। अगर जो भी पत्ता गिर रहा है, ट्विग्स गिर रही हैं, ब्रांचेस गिर रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं, वो उसका भोजन होता है। ये थोड़ी स्टडी करने की बात होती है। तो हम कीड़े मकोड़ों के लिए, और जितने पतंगे हैं, कीट पतंगा हैं, बटरफ्लाइज हैं, कैटरपिलर्स हैं, स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, सांप हैं, स्नेक्स हैं, उन सब के लिए एक जगह बनानी है। ये घरौंदा है, एक हैबिटेट है, समझिए। ये एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, ये कोई ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट नहीं है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर सब आके खुश हों, इंसान भी खुश हों, वाइल्ड लाइफ भी खुश हों, पक्षी भी खुश हों, वो है। तो इंसेक्ट होटल सिर्फ एक नाम, एक जैसे मज़े के लिए दिया गया है बच्चों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्कूली बच्चे आते हैं, बहुत सारे गांव से महिलाएं आती हैं, तो ये उनके एजुकेशन के लिए कि जब कीट जो कीड़ा आता है बाहर से उड़ कर आता है,
जो यहाँ का नेटिव कीड़ा होगा, आप साइकाइडर्स का ये आप आवाज़ें सुन रहे होंगे क्रिकेट्स की, और सर ये जिसको आप झिंगूर बोलते हैं कि, है ना, आवाज़ें आ रही हैं, तो वो यहाँ के नेटिव हो सकते हैं, वो यहीं पर हैं, वो अपना बादशाहत उन्होंने कायम की हुई है। बाहर से जो आता है उसके लिए एक अकोमोडेशन है, तो वो इसमें घुस जाता है, तो फिर वो यहाँ पर एग लेइंग भी होती है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, बनाकुलर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इसके भीतर आप झांकेंगे, आप कम से कम 4 दिन की डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्या होता है इसमें? अरे इसमें एग लेइंग होती है, इसमें ब्रीडिंग होती है, इसमें फिर उसके बच्चे निकलते हैं, सब कुछ है। अरे बड़ी पूरा संसार बसा हुआ है इसके अंदर। तो हम सिर्फ एक प्रोटेक्टेड एरिया, और इसमें क्या है, जैसे बांस के टुकड़े हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, थोड़ा मिट्टी डाल दी, थोड़ी गोबर डाल दी, थोड़ा ईंटा रख दिया, थोड़े लकड़ियों से इसको ढक दिया, तो वही है, वही जंगल होता है, जंगल वही होता है। तो जंगल की अंडरस्टैंडिंग लोगों में पैदा करना। हम क्या सोचते हैं, ग्रीनरी का मतलब पार्क होता है, ग्रीनरी का मतलब गार्डन है, ग्रीनरी का मतलब हाउस प्लांट्स हैं, ग्रीनरी का मतलब इंटीरियर डेकोरेशन है, ग्रीनरी का मतलब, तो वो परिभाषाओं को एजुकेशन द्वारा हमको ये बदलना है, लोगों का नज़रिया बदलना है। इसीलिए तो इतने वृक्ष जो हैं, इतने जो पेड़ हैं वो कट रहे हैं, है ना, इतने पेड़ क्यों कट रहे हैं, वो इसीलिए कट रहे हैं। जैसे आप कितने मतलब माइन्यूट तरीके से ये कीट पतंगों के लिए आपने होटल बनाया है। मुझे ये किताब पढ़ के लगा कि आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब आप पुणे में थे तो आपके घर के बाहर बरगद के पीपल के पेड़ पे सांप आया, वो आपके घर में आ गया, तो मारने की बजाय आपकी नानी ने एक मेजर अधिकारी को फोन किया, उसको ले गए, और तब आपकी नानी ने कहा था ये निवासी है। हम आम लोग जंगल को, जीव जंतुओं को कितना जान पाए हैं, कितना नहीं जान पाए हैं। अभी आप देखिए लेपर्ड की मारने की तस्वीरें आती है गुड़गांव से, देहरादून से, बिहार से, अलग अलग जगहों से। तो हमारा जो रिश्ता है जीव जंतुओं के साथ, हम कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं समझ। लोगों की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है जी, लोगों की कभी नहीं होती है। गाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, शहरों की प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल नैरेटिव की प्रॉब्लम होती है। जो नैरेटिव सेट होता है, अगर वहाँ के उस क्षेत्र का जो एमएलए है या कॉरपोरेटर है या एमपी है, अगर उसको कुत्ते और जैकॉल और कुत्ते और फॉक्स में, कुत्ते और भेड़ियों में फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा, और वो कहता है मारो मारो मारो, और खुद ही डंडा लेके, खुद ही बंदूक लेके भाग रहा है, तो फिर जनता भी वही करेगी। तो हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए जो इस चीज़ को समझें। और नैरेटिव जो है, सारा पूरी दुनिया नैरेटिव पे चलती है, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई हो, चाहे धर्म हो, चाहे सोशल एक्शन हो, सब नैरेटिव पे चलता है। तो नैरेटिव को सही करना ज़रूरी है। आप अच्छा चलिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, ये बड़ी प्यार से मैं बात कह रहा हूँ कि अगर यदि हमारे क्षेत्र का जो कॉरपोरेटर एमएलए एमपी है, और वो ये बात करनी शुरू करते पक्षियों की, वो बात करे नदियों की, वो बात करे पहाड़ की, वो बात करे हरियाली की, वो बात करे खेती खलियान की, वो बात करे कि नहीं नहीं हमने इसको है, ठीक है सड़क बननी है तो ऐसा है, ये 20-40 जो पौधे हैं ये हम इसको काटेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को हम ध्यान देंगे। अधिकारी भी वैसा ही करेंगे, कम्युनिटी भी वैसा करेगी, और किसी की ज़रूरत भी नहीं हो सकती अधिकारी की कि वो कोई नुकसान पहुंचाए धरती को, पानी को, पेड़ पौधों को। तो नैरेटिव की बात है, 100% नैरेटिव की बात है। लोग आप जैसे, मेरे जैसे कॉमन मैन, वो हमेशा शुद्ध होता है, हमेशा प्यारा होता है। हमें आज तक, हम 4 लाख लोगों के साथ काम करते हैं पूरे देश में, हमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम नैरेटिव सेट करते हैं, है ना। जब हमारे से कोई मिलने आता है तो उसको हम पहले चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे पक्षियों की बात करेंगे, वो करेंगे, वो बहुत कुछ मन में लेकर आता है। लेकिन आप कैसे उसको स्टोरी टेलिंग द्वारा उसको कैसे नैरेटिव सेट करते हैं कि देखो विकास भी है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। आप ज़रूर कीजिए, 100%। भाई आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबको परिवार चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको हाईवे चाहिए, सबको एयरपोर्ट चाहिए, सबको पोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। और यही मैंने अपनी किताब में भी पूरे में लिखा है, पूरी किताब में यही नैरेटिव है। सो नैरेटिव सेट करना ज़रूरी है। आपने जब इसके नैरेटिव की बात की तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं, अभी देहरादून में हाईवे पे काटा जा रहा है, ये अभी एमपी से खबर आई कि रेलवे लाइन के लिए 50,000 पेड़ काट दिए गए। निकोबार में आप देख ही रहे हैं, लाखों पेड़ कट रहे हैं। तो एक बात कही जाती है, हल्का आपने उस तरफ ध्यान दिलाया कि डेवलपमेंट वर्सेस नेचर। ये क्या वर्सेस है या हम बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? कोई वर्सेस नहीं होता, नेचर ही डेवलपमेंट है, यही विकास है। विकास तो यही है। वो तो हम अपने चलने के लिए जगह बनाते हैं, वो हम अपनी गाड़ियों के लिए जगह बनाते हैं।
हाईवे जो है वो आप अपने 4 पहिया वाहन के लिए बनाते हैं। खुद इंसान थोड़ा ना चल के जाता है एक्सप्रेस वे पे, वो तो पगडंडियों पे चलता है, वो तो छोटी सड़कों पे चलता है। अभी क्या है कि ज़मीन तो उबल रही होती है जब आप चल रहे होते हैं। आपने जिस तरह से सड़कें बनाई हैं, सड़कों से किसी को दुश्मनी नहीं है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बात यह है कि उसके बगल में जो आपको ग्रीन बेल्ट्स बनानी चाहिए। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ढाबे बने 100% इलीगल है, इलीगल, क्योंकि वो ग्रीन बेल्ट पे बने। अच्छा, आपकी ग्रीन बेल्ट पे बने। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इसीलिए तो किसी ढाबे को लोन नहीं मिलता बैंक का, क्योंकि उसकी जमीन ही नहीं है। जमीन जो है वो तो ग्रीन बेल्ट की जमीन है। अच्छा, वो तो ग्रीन बेल्ट की जमीन है। 30 मीटर टू द लेफ्ट, 30 मीटर टू द राइट। ये तो आप हाईवेज का पूरा आप मैनुअल पढ़िए, तो ये तो जितना भी इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़क से बिल्कुल चिपका के जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, लोग कहते हैं कि जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूना ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, जालंधर, लुधियाना ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए। प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम एनक्रोचमेंट की है। एनक्रोचमेंट को एनफोर्समेंट कीजिए। आप एनक्रोचमेंट को जगह से हटाइए, उनको जगह दीजिए, किसी के पेट पे लात मत मारिए, है ना, उनको प्रॉपर्ली जगह दीजिए। क्यों, बाहर के देश भी तो करते हैं। आप एम्स्टर्डम जाइए, पेरिस जाइए, वहाँ जाइए, वो पेरिस और टोक्यो जाइए, टोक्यो में तो हमारे से ज़्यादा आबादी है। टोक्यो में दिल्ली से ज़्यादा आबादी है। जितनी दिल्ली NCR की आबादी है, उतनी एक क्षेत्र टोक्यो, ग्रेटर टोक्यो की आबादी है। लेकिन वहाँ पर देखिए सब कुछ साफ सुथरा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनक्रोचमेंट नहीं होने दी। अगर आप चलना चाहते हैं, आप कहाँ चल पाएंगे? आपको ऐसे क्षेत्र में आना पड़ेगा। आप फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ पे सारे वेंडर बैठे होंगे। आप साइकिलिंग पाथ है, मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं साइकिलिंग चलाऊँ कहाँ? उसके ऊपर भी छोले भटूरे वाले बैठे हैं, पान वाले बैठे हैं, चाय की दुकानें लगा के बैठे हैं। सो ये चीज़ों के ऊपर मैं यही कह रहा हूँ, करेक्ट नैरेटिव चाहिए। सिर्फ आपकी हवा तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि एनक्रोचमेंट से क्या होता है, आप सड़कों के ऊपर अब तो मैं एक्सप्रेस वेज पे देख रहा हूँ, लोग फ्रूट वाले जो हैं आम बेच रहे हैं, जामुन बेच रहे हैं, तो क्या होता है, ट्रैफिक स्लो डाउन होता है, ट्रैफिक की कंजेशन होती है, फ्यूल कंजम्पशन ऊपर जाती है, धुआं ज़्यादा निकलता है। फिर आप कहते हैं कि जी AQI बढ़ गया, ये हो गया। तो जो आपकी मैनेज्ड और लीगल कंस्ट्रक्शन है, वो कभी भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। जो अनमैनेज कंस्ट्रक्शन है, जो एनक्रोचमेंट वाली कंस्ट्रक्शन है, वो पोल्यूशन क्रिएट। सर, आपने कहा कि अगर हम डेवलपमेंट जरूरी है, आबादी बढ़ रही है, सड़कें चाहिए हमें चलने के लिए, जहाँ बिल्कुल हमें आसपास पेड़ लगाना चाहिए। जब हम कुछ जैसे नमामि गंगे योजना के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बोला जाता है गंगा किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए गए। हाँ। उत्तर प्रदेश जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, वहाँ की सरकार कहती है कुछ 200 करोड़ उन्होंने लास्ट 248 करोड़। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अलग अलग सरकारों के अलग अलग आंकड़े हैं कि वो बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं। 240 करोड़ आपने अपने 50 साल के करियर में 3 करोड़ पेड़ लगाए हैं। 3 करोड़ लगाए हैं, और ऑडिट के बाद पाए गए हैं कि 2 करोड़ 64 लाख खड़े हैं, क्योंकि मोर्टेलिटी भी होती है जी। तो ये जो सरकार दावा करती है कि उसने 300 करोड़ 200 करोड़ इतने पेड़ लगा दिए, ये पेड़ जाते कहाँ? देखिए, ऐसा है, पब्लिक को बैंड बाजा बारात अच्छी लगती है, पब्लिक को इवेंट्स अच्छे लगते हैं, पब्लिक को तमाशा अच्छा लगता है, पब्लिक को लार्जर देन लाइफ फिगर्स अच्छी लगती हैं, है ना। आप साउथ इंडियन पिक्चरें देखते हैं तो वहाँ क्या होता है ना, उसने उसका दिल निकाला और उसने खिड़की से फेंका, हॉस्पिटल के अंदर गया और वहाँ सर्जरी टेबल पे लोग बैठे हैं और उसके दिल वहाँ फिट हो गया। तो यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, क्योंकि लोगों को इम्प्रेस किया जा रहा है। लोग जो हैं वो बेचारी अनपढ़ और बेचारी भावुक और बेचारी इनोसेंट जनता है। आप पढ़े लिखे इंसान को थोड़ा ना कह सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया ना मुझसे, 248 करोड़ का मतलब मालूम है क्या होता है? हाँ, थोड़ा समझाएं। कि हिंदुस्तान का एक एक जिला अमेजोन फॉरेस्ट है। अच्छा, एक एक जिला अमेजोन फॉरेस्ट है। हमारे जो 2 करोड़ 64 लाख पेड़ खड़े हैं जो ऑडिटेड हैं, वो पता कितने क्षेत्र में हैं? 6,70,000 एकड़ के अंदर हैं वो। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि 248 करोड़ रुपए, और ये तो सिर्फ एक प्रदेश का है। एक साल में 170 करोड़ सैपलिंग लगाए जाते हैं। आप मालूम है कितना है? आप पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका, आप पूरा अफ्रीका, सो आप पूरा उसको पेड़ों से भर दीजिए,
तब जाके वो आंकड़ा होगा। तो हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या है, ये जुमले हैं, कोई बात नहीं, और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं इससे। तो सर होता क्या है, ये जो होता पेड़ यूं लगाए है- जाते हैं, एक दिन में 35 करोड़ लगे हैं 4 दिन पहले, हाँ। होता क्या है? अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप अपने दोस्त जो हैं 10,000 दोस्त ले आइए, हाँ। मैं आपको फावड़ा देता हूँ, जी। ठीक है? हम देखते हैं आप एक एक आदमी कितने खड्डे खोद सकता है। 35 करोड़ खड्डे खोदने के लिए आपको मालूम है कितने हैं? अगर एक इंसान भी, चलो वो सारे के सारे हरकुलीज हैं, सारे के सारे 100-100 खड्डे खोद सकते हैं, जी। ठीक है? तो आपको कितने लाखों लोग चाहिए? जी। आपके पास है? आपके पास तो स्टाफ ही नहीं है, जी। है ना? आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो भी बेचारे इधर उधर से, बुंदेलखंड, झांसी, यहाँ वहाँ से, गोंडा जिला से, बिहार से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर का लेबर ले आते हैं और वो कोशिश करते हैं खड्डे खोदने। तो ये ऑप्टिक्स है, ये खैर मैं इसको ग्रीन वॉशिंग बोलता हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, तो ठीक तो है, सर, ये कोई जो- नैरेटिव वाली बात है। जी। अगर यही है कि कोई हमारे प्रिय जो नेतागण हैं वो ये कहें हम सिर्फ 10 लाख लगाएंगे, लेकिन भाई एक को भी मरने नहीं देंगे, जी। हम उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसकी फेंसिंग करेंगे, गाय भैंस बकरी से बचाएंगे, उसकी प्रूनिंग करेंगे, उसको अगर कोई तबीयत उसकी खराब होती है पौधे की तो रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना? तो ये तरीका होता है ना? तो हम लोगों को भी यही समझाते हैं, यही नैरेटिव सेट होना चाहिए, थोड़ा लगाइए, जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो लगाइए, लेकिन उसको एकदम जैसे बच्चा है, बच्चा पैदा करके आप छोड़ थोड़ा ना देते हैं बच्चे को, उसका लालन पालन जो है 5 साल तक तो आपको उसका दूध मलाई का सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, उसी तरह से है, उसको पोषित तो करना पड़ेगा, उसमें पानी है, खाद है, उसकी सुरक्षा है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी हेल्थ है, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस नहीं होती, लगाई होती है, क्योंकि वो एक इवेंट है। मेंटेनेंस एक इवेंट नहीं है, मेंटेनेंस क्योंकि 5 साल का है ना? कौन देखने जाएगा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो सर आपको लगता है कि ये सब जो इवेंट होते हैं पर्यावरण दिवस के दिन या आजकल चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, ये महज जनता को दिखाने के लिए हो रहा है? नहीं, अगर इसको इमोशनल लेवल पे देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी गजब का फॉर्मूला है, एक पेड़ माँ का नाम, क्योंकि इसमें भाव जुड़ा है। इसमें अगर आप एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन इस तरह से हो, यही चीज जो है, क्योंकि सोच तो बहुत प्यारी है, एक पेड़ माँ के नाम, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन भाई माँ को आप मरने दोगे क्या? जी, जिनके नाम पे आप लगा रहे हैं, आप मरने दोगे? नहीं। हाँ, तो आप तो बस लगा के बैनर में फोटो खिंचवा के और ये गए, फिर उसके बाद अब कभी वापस भी नहीं आए, वो मर गया बेचारा 3 दिन बाद, क्योंकि उसको कोई पानी नहीं देने आया। तो अगर आप माँ के नाम पे या किसी के नाम पे भी पौधा लगाते हैं, तो उतना तो रिस्पेक्ट रखिए उस कैंपेन का कि उसको जिंदा रखिए, है ना? उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है सर। अदरवाइज एज अ कैंपेन इट्स अ ब्यूटीफुल, क्योंकि एक इमोशनल, हमारा देश जो है बड़ा इमोशनल लोगों का है, तो ये इमोशन जरूरी है। सर पेड़ लगाना मुश्किल है, पेड़ बचाना मुश्किल है? पेड़ आसान कौन सा है? हाँ, देखिए, पेड़ लगाना तो एक एक्ट हो गया कि आपने खड्डा खोदा, उसके अंदर एक पौधा रख दिया, उसमें थोड़ा पानी डाल के आपने वो कर दिया। भाई साहब, उसको 5 साल, 3 से 5 साल तक उसको जिंदा तो रखना होगा। आपको टीम वर्क चाहिए, आपको लेबर चाहिए, ये एक फिजिकल काम है। लैपटॉप पे और कोडिंग से और एआई से, चैट जीपीटी से तो पेड़ लगते नहीं है, जंगल बनता नहीं है ना? पक्षी आपके वो वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा ना चलता है, पक्षी तो कहता है कि हाँ भाई तुम। ये जो प्रकृति, अच्छा एक और बात है, लोग कहते हैं पेड़ों का अभियान, ट्री प्लांटिंग, ये बिल्कुल गलत वोकैबुलरी है। आप सिर्फ सैपलिंग प्लांटिंग करते हैं। ट्री बनाना, पेड़ बनाना, पौधे को पेड़ बनाना, ये प्रकृति का काम है, हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम उसकी नरिशमेंट कर रहे हैं, हम उसका पोषण कर रहे हैं पानी खाद से, बस दैट्स ऑल। बाकी तो प्रकृति करती है। आप एक तितली को नहीं बुला सकते अपनी जगह पे, आप एक भंवरे को नहीं बुला सकते, आप एक पक्षी को नहीं बुला सकते। ये तो प्रकृति का मिरेकल है, ये तो उसका एक डिवाइन, एक गजब का एल्गोरिदम है कि जहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाते हैं वहाँ पक्षी आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर कीट पतंगे आने शुरू हो जाते हैं। ये लोगों को समझना होगा। आई थिंक पेड़ लगाना, पेड़ तो पहली बात तो पेड़ नहीं लगता, पौधा लगता है। छोटा सा पौधा लगेगा, 4 फुट 5 फुट का लगा लोगे आप, क्या लगा लोगे? आपने लगा दिया, लेकिन उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा और उसका पालन पोषण, वही में सारा खेल है। और वो 5 साल मिनिमम चाहिए। हम सब लोगों को जो हमारे साथ ट्रेनिंग में आते हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, हम उनको बोलते हैं आप समझना चाहते हो यूरिया डीएपी क्या कर सकता है आपको?
ठीक है, आप खेतों में 22 बोरी यूरिया डालते हैं 1 हेक्टेयर गन्ने की खेती में, डालते हो? जी। एक काम करो, 1 टीस्पून यूरिया लीजिए, ठीक है। पहले हमें समय दीजिए, क्योंकि 20 मिनट लगते हैं एम्बुलेंस को आने में। हम एम्बुलेंस जो है यहाँ पर गेट पे लाके खड़ी कर देंगे। अब आप कीजिए, 1 चम्मच यूरिया लीजिए और फर्स्ट क्लास अदरक वाली चाय बनाते हैं आपके लिए, आप उसके अंदर घोल के और पी लीजिए, ठीक है। स्ट्रेचर हम बगल में ही रखेंगे। 1 चम्मच यूरिया से आप आईसीयू पहुँचते हैं और आप 22 बोरी यूरिया 1 हेक्टेयर के गन्ने की खेती में डालते हैं, धान की खेती में डालते हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि इंडिया कैंसर कैपिटल कैसे बना पूरी दुनिया में? आज पंजाब जो है, सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का मॉडल पंजाब था, सबसे ज़्यादा कैंसर, कोई ऐसा परिवार नहीं है पंजाब में जो बीमार ना हो और जिसको कैंसर ना हो, है ना। और ये मैं नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये मैं, आप ये मत सोचो ये कोई प्राइवेट डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है। वहाँ पर थर्सडे को बठिंडा से पूरी ट्रेन चलती है जो बीकानेर जाती है, कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं। सर आपको दिख रहा है कि आप, और दूसरी बात सर, आप जहर के ऊपर इकोनॉमी थोड़ा ना चला सकते हैं। ये क्या बात बनी? आप जहर डाल के इसमें आप कह रहे हैं देखो जी इतना रेवेन्यू हो गया, इतना हार्वेस्ट हो गया। अरे भाई, फिर हॉस्पिटलों का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, और पहली बार बीमार होकर कौन सी बड़ी बहादुरी, कौन सी वीरता है ये कि हम जहर खा के हम अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं, हम जहर खा के अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। मतलब ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है। प्रकृति अपना हिसाब करे। यहाँ पर 1 ग्राम आज तक कभी यूरिया नहीं डाला इस पूरे इलाके में। अरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आके इतने हैरान होते, कहते सर इतना ऊंचा ऊंचा, इतने बड़े बड़े पेड़, इतने खुद पेड़, इतनी चिड़ियाँ इतनी खुश हैं आपके पास, तो इतनी बायोडाइवर्सिटी, ये कैसे हुआ? हमने कहा गोबर की खाद से, गोबर की खाद से। भाई यहाँ पर गांव है, वहाँ पर गौशाला है, वहाँ से उठा के ले आते हैं, वहाँ पर डालते हैं, या खरीद लेते हैं, या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, पत्तों की खाद डालते हैं। इसी तरह से पूरी खेती बाड़ी होती थी। आज भी आप उत्तराखंड चले जाइए, आप कुमाऊनी क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल के जो नॉर्दर्न एरिया हैं जहाँ पर अभी तक थोड़ा सा पेस्टिसाइड और ये चीज़ें नहीं पहुँची हैं, तो ठीक है, वहाँ पर बहुत बढ़िया, वहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। जो आपने बताया कि कैंसर हो रहा है जी, हमारी मिट्टी खराब हो रही है। मैं अपने गांव में देखता हूँ कि एक नई वो ट्रैक जमीन को पलटने के लिए आता है, एकदम पूरे एक परत का मिट्टी पलट देता है, रोटर होता है। रोटर। तो मेरे घर वाले बताते हैं कि मिट्टी थोड़ी ऊपर ही मिट्टी खराब हो गई, तो नीचे से मिट्टी ऊपर कर रहे हैं। खराब क्यों हुई? कोई खाद बीज के खाद के कारण, केमिकल के कारण। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, अभी बाढ़ आई थी पंजाब में, तो पूरा पंजाब जो है ऊपर का सतह जो है सफेद हो गया। तो लोग पूछा अरे सफेद कैसे हो गया? अरे सफेद इसलिए हुआ, जो नीचे तक पूरा केमिकल चला गया था वो झाग बन के ऊपर आ गया। तो एक तरीके से बाढ़ आना इसलिए जरूरी होता है कि वो मिट्टी की सफाई कर देता है, उसे डिटॉक्स कर देता है। तो सर जो आप मुझे बता रहे हैं ये सरकार को भी तो पता होगा कि जो हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया, DAP, उससे हमारी मिट्टी खराब हो रही है। अलग अलग जगहों पे मैं देखता हूँ कि मिट्टी जांच के लिए आजकल ब्लॉकों में सुविधाएं हैं, पर सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए और लोग बीमार ना हो, कुछ कर रही है, आपको लग रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो उसका टेम्पलेट अलग है। चुनाव, ठीक है, जो चुनाव में चीज कटती है, मतलब आप किसान को सिखाते नहीं हो किसानी, आप उसके अकाउंट में 10,000 20,000 डाल दो, बात खत्म हो गई, वो वोट डाल देगा आपको। तो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है ना। चुनाव जीतने का प्रोसेस अलग है आपका। अब कहाँ है, आप गांव में जाओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको मिलेगा ही नहीं जी। आप बाहर के देशों में जाओ, हम जर्मनी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर तो चप्पे चप्पे में आपके सरकारी ऑफिसर घूम रहे होते हैं। आप कोई गलत चीज़ अपने खेत में करके देखिए, ऐसा होगा पता नहीं कहाँ से स्वयंभूत प्रकट हो जाएंगे ऑफिसर, जो आपने ऐसे कैसे कर दिया, आप अपनी गाय को ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपनी बकरी को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, आपने मुर्गियों को ऐसे क्यों किया, आपने अपनी खेती बाड़ी में ये रसायन ये कहाँ से लेकर आए, कहाँ से डाल दिया आपने। अरे मतलब, तो ग्राउंड पे कोई काम नहीं है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं है ना। तो जो आपकी स्कीम्स भी हैं, स्कीम बहुत प्यारी है, इंटेंशन ऊपर बहुत अच्छा है। देखो जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ग्राउंड पे काम करने वाले लोग नहीं हैं, फील्ड पे उसका जो मैनिफेस्टेशन होना चाहिए वो नहीं है। तो वो तो तब आएगा ना जब आप, फिर वही है, करेक्ट नैरेटिव होना चाहिए, और आपके जो फील्ड के स्टाफ है उसकी भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है अभी, पिछले साल दिल्ली में चुनाव हुआ, तो तब के दिल्ली के मुख्यमंत्री, तब तो हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि
यमुना की सफाई पे वोट नहीं होता, हाँ। ठीक है। उत्तराखंड में अभी पेड़ कट रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को पता है शायद कि पेड़ कटने को लेकर लोग वोट नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये नैरेटिव कि हाँ। लोग जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग पानी ऐसे ही बर्बाद करते हैं। हाँ। तो जब छोटे थे तो लोग कहते थे अरे ये तो फ्री का चीज है। सर नैरेटिव तो हम आपको ही बदलना पड़ेगा। हाँ, ना वही मैं थोड़ा हमें आपको बदलना पड़ेगा। वो क्यों बदलेगा? वो तो आराम से भाई नेता क्यों बदलेगा नैरेटिव? उसका तो टेम्पलेट सेट हो गया, फॉर्मेट सेट हो गया, उसका तो एल्गोरिदम सेट हो गया, उसका सॉफ्टवेयर सेट हो गया, उसको मालूम है कौन सा हार्डवेयर मैं किसके अकाउंट में डालूंगा तो इस सॉफ्टवेयर में कैसे वो ब्रेन पे अप्लाई करेगा और उसका हाथ जो है सीधा ज़्यादा उस वाले बटन पे जाएगा। उसको टेम्पलेट मालूम है, उसको कोडिंग सारी समझ आ गई है, बात खत्म हो गई, है ना। तो हम आपको एज सिटीजन्स ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नैरेटिव को चेंज करें और यही हमारा पूरा 50 साल से जो हम कोशिश कर रहे हैं वो यही। नानी ने हमें यही सिखाया था। नानी ने हमें बड़े प्यार से एक बात बोलती थी, जब हम भी इरिटेट हो जाते थे, कॉलेज में थे, गर्म खून था, अब गुस्सा नहीं आता, पहले बड़ा गुस्सा आ जाता था, अरे वो ऐसे हो रहा है वैसे। कहते देख बेटा वो सरकार नहीं है, तुम सरकार हो, तुम सरकार हो। ये धरती तेरी है, ये मिट्टी तेरी है, ये पानी तेरा है, ये पहाड़ तेरे हैं, ये खेत तेरे हैं। अब तू डिसाइड कर तू अपनी सरकार कैसे चलाएगा यहाँ पर, है ना। उनको भीड़ को ठिकाने लगाने की कोशिश मत कर, भीड़ कभी नहीं सीखती, है ना। इसीलिए ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आया कि 1 to 1 आप पढ़ाते हो बच्चे को। आप भीड़ में बिठा के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, कोई नहीं पढ़ता, है ना। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी, वो हो जाएगी, पढ़ाई जिसको पढ़ाई बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, वो नहीं आप डाउनलोड कर सकते उस चीज़ में। तो कहने का मेरा मतलब है ये आपका हमारा कर्तव्य है कि हम लोग जो हैं नैरेटिव को बदलें। अगर जो लोग, क्योंकि हम आगे और सवाल लें, जो लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ। बात नैरेटिव की हो रही है, हाँ। बात हो रही है कि हमारे चुनावी मुद्दों में पर्यावरण कहीं नहीं टिकता, तो उनको अभी समय लगेगा मेरे ख्याल से। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, आप डायरी में नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आप 2 साल रुक जाइए, क्योंकि जो क्वांटम जंप्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जो क्वांटम जंप्स आ रहे हैं, देखिए मैंने 50 साल फील्ड पे काम किया है। मैं इसको एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस देखता हूँ। हर चीज में एवोल्यूशन आया, एक फोन से लेके टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज में चेंजेस आए हैं, एवोल्यूशन आया। मेरी बात मानिए, और मैं यंगस्टर्स जो बहुत निराश हो जाते हैं उनको भी बोलता हूँ, सिर्फ 1 से 2 साल की बात है, सब कुछ बदलेगा। क्योंकि और ये नहीं है आपको इससे तो अच्छा क्या होगा, सरकार बदल जाएगी, नेता बदल, नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। प्रकृति बदलेगी, प्रकृति अपना रूप बदलेगी, है ना। 2019 तक सब लोग कह रहे थे अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2020 में कोविड महाराज जी आ गए, मैं महाराज जी बोलूँगा उनको। वो तो इतनी छोटी सी एक अंश, है ना, 1 टीस्पून में कहते हैं 4 बिलियन वायरसेस होते हैं, तो वो उसने पूरा तांडव मचा दिया। उसने तो सब लोगों को क्या एयरपोर्ट बंद करवा दिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सारे बंद करवा दिए, स्कूल बंद करा दिए, यूनिवर्सिटी बदल कर दिया, हॉस्पिटल तक, मतलब वहाँ पर इतना आतंक मचा दिया। तो प्रकृति, यू हैव टू ट्रस्ट प्रकृति। प्रकृति अपना खेल खेल रही है और हम लोग क्योंकि प्रकृति के बीच में रहते हैं, हम लोग जंगलों के बीच में रहते हैं, हम ये कम्युनिकेशन ये हम महसूस कर सकते हैं। तो हम भी देखिए भी हम भी विचलित होते हैं जब बाहर चीज़ें देखते हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो पेड़ हमसे कहते हैं बेटा 1.5 साल, 1-1.5 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आउटर लिमिट जो है 2 साल की, सर चीज़ें बदलेंगे। जैसे उत्तराखंड की हम बात करें, पहाड़ी राज्य है, साल 2013 में वहाँ केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी आई जी। वो पर्यावरणीय हमारी जो हरकतें हैं मानव की, उसका एक नुकसान था। उसके बाद आप देखिए कि लगातार कंटिन्यू बना हुआ है। आप उसके बाद देखिए कि अभी धराली में हुआ, उसके पहले जोशीमठ में दीवारों में दरार आने लगा। प्रकृति तो अपना मैसेज दे रही है कि संभलो, जितना मैं समझ पाता हूँ। हमारी सरकार या हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। क्या ये आपको जो घटनाएं हो रही है वो मैसेज है प्रकृति का? हाँ, मैसेज है, उनके लिए नहीं है। जो करंट सरकारें हैं उनको भी लेना देना नहीं है ना। उनको मालूम है ये इससे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। पेड़ कटते हैं, कटने दो, तो क्या हुआ? जब बिल्कुल वोटिंग डेट पास आएगा तो कुछ जमा कर दीजिए अकाउंट में, लोग वोट डाल देंगे। तो
मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, सरकारों को पर्यावरण से क्या लेना देना, उनका क्या नुकसान हो रहा है? उनके तो एसी वाली गाड़ियाँ हैं, एसी वाले घर हैं, फॉरेन की उनकी ट्रिप्स होते हैं, उनके खुद के बच्चे। आप उनसे बात कर, अभी हम एक बहुत बड़े नेताजी हैं, उनसे बात कर रहे थे कि देखो कितने 5.5 लाख बच्चे जो हैं अस्थमा से ग्रस्त हैं। वो कोई ऐसे ऐसे बात करें, वो मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे उसी पे, क्योंकि उनके दोनों बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। अच्छा, है ना। उनका जो सेकंड हाउस है वो इंग्लैंड में है, उन्होंने लंदन में अपना एक घर बनाया है, एक उन्होंने ऑरलैंडो USA फ्लोरिडा नाम की एक जगह है, वहाँ पर उनका घर है। तो उनको मालूम है यहाँ से कुछ दिक्कत होगी, फ्लाइट पकड़ेंगे, निकल देंगे वहाँ पर। तो सबका इंतजाम है। तो ये जो हम सोचते हैं ना, नेता हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अरे भाई शास्त्री का जमाना नहीं है, ये गांधी हो, ये पुराने जमाने का फ्रीडम फाइटरों का जमाना नहीं है, ये कॉर्पोरेट का जमाना है। तो पॉलिटिक्स एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो गई है, तो वो सिर्फ प्रॉफिट देखती है ना। तो एक रियल एस्टेट है जिसका नाम भारत है, और 140 करोड़ कस्टमर हैं, और इससे आप कितना कलेक्शन कर सकते हैं आप करें, और आप अपना इंतजाम करें। हाँ, मैं जरा थोड़े सख्त शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को सुनना जरूरी है, लोगों को समझना जरूरी है। और हमारे जो नेतागण हैं उनसे भी हम वो करते हैं कि सर ठीक है, आपने यहाँ का नमक खाया है, इस धरती से उपजे हैं आप, तो कम से कम इतना तो आपका बनता है। ठीक है, आप इलेक्शन जीतो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आप प्लीज कोई ना कोई तो जीतेगा, है ना। आप ही जीतिए, हमेशा आप 100 साल जीतते रहिए इसको, लेकिन प्लीज धरती को तो नुकसान मत पहुंचाइए ना, बस इतना सा। सर, आपने कई बार कहा कि कुछ योजनाएं इंटेंशन बहुत अच्छा है, हाँ, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हाँ, वो जमीन पे नहीं उतर पाते, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। ये पेड़ लगाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पैसे नहीं खर्च होते, इम्प्लीमेंटेशन में पैसा नहीं खर्च होता। जो पेड़ लग रहे हैं सिर्फ इवेंट पे पैसा खर्च होता है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है भाई, मैंने यहाँ पर पेड़ लगा, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, आपकी टीम आई है 4 लोगों की, मैं उन्हें बोलूँ भाई आप लोग, है ना, अब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, इवेंट पूरा हो गया, हमने पौधा लगा दिया, अब हम कहते हैं भैया आप मंगलवार आ जाइएगा, आप शनिवार आ जाइएगा, आप सोमवार आ जाइएगा, इसमें 1 बाल्टी पानी डाल दो। इसमें कौन सा खर्चा हो गया, किसका खर्चा हो गया? इवेंट पे ही बात कर रहा था। हम 4 लाख लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो हम तो नहीं कहते कि हमारे खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, आपको सैलरीज देनी पड़ती हैं, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए होते हैं। सर, इम्प्लीमेंटेशन में आपको बहुत कम पैसा लगता है अगर आप लोगों को साथ लेके चलें, कम्युनिटी को साथ लेके चलें। जो नॉन प्रॉफिट्स और NGOs हैं, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। भाई नेता हर काम नहीं कर सकता, उसका डोमेन अलग है, उसका काम है पॉलिसी, उसका काम है, ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेसी का काम आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ग्राउंड पे जो हाथ लगाएगा वो कौन लगाएगा? वो तो जनता लगाएगी। आपको जनता को साथ लेकर चलना होगा, इसीलिए जंगलों के लिए आपको आदिवासी चाहिए। अच्छा, अगर तो हटाया जा रहा है। हाँ, तो बस वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटेंशन अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन। सर, हमारे से मतलब सरकार से ये पेड़ लगाना हो, नमामि गंगे योजना हो, अरबों रुपए खर्च हुए हैं। जब कोई हाईवे बनता है तो वहाँ से पेड़ को उखाड़ के गम जमीन के नीचे से उनको ट्रांसफर किया जाता है, वो भी सूख जाते हैं मैक्सिमम। हाँ। तो हमारे से सरकार से गलती कहाँ हो रही है? नीतियों में गलती है, और उसको बेहतर करने के लिए अगर आप कुछ सुझाव दें। नहीं, नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नीतियाँ अच्छी हैं, सोच अच्छी है, पॉलिसी अच्छी है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, कंप्लायंसेस अच्छे हैं, इंटेंशन अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि जो विजुअल कम्युनिकेशन है, जो ऑप्टिक्स है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सारा का सारा जो है वो उन चीज़ों पे चलता है। इम्प्लीमेंटेशन में क्योंकि कोई ऑडिट मैकेनिज्म है नहीं, तो उसका कोई फॉलोअप नहीं होता, पब्लिक को लेना देना ही नहीं। यहाँ पता कैसे है, अनाउंसमेंट इज इक्वल टू अचीवमेंट। अच्छा, ठीक है, आपने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर ये होगा, तो हम ताड़ी बजाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अरे यार बनेगा कब, है ना। अभी मैं एक शहर गया था, वहाँ पर एम्स का 11 साल पहले एक दरवाजा बना था, एम्स हॉस्पिटल का। अब आपने खुद ही बोल दिया, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। तो वहाँ क्या हुआ, मैंने कहा हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ पे? मध्य प्रदेश में अभी हुआ है ना। 6 साल से वहाँ नर्सें भी रखी गई, डॉक्टर भी रखे गए, बिल्डिंगें भी हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, मेडिसिन भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो हुआ क्या कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं कुछ, है ना। तो यही है। हाँ। जब हम सब छोटे छोटे शहरों से ताल्लुक रखते हैं, तो जब
पीपल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में पहला चीज आता है उस पर भूत रहता है। हाँ, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा और तब हमारे वो जेनोलॉजी में एक सवाल हुआ करता था कि कौन सा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है, तो हम लोग पीपल का पेड़। जब हमने जाना कि पीपल का पेड़ कितना फायदेमंद है, इस किताब को पढ़ने के बाद आपने भी अपनी यात्राओं के बारे में बताया है कि आप पहले नीम लगाए, उसके बाद आम पे आए, उसके बाद अलग अलग पेड़ लगाए, तब आपकी हिम्मत हुई पीपल लगाने की। पीपल आपने इसीलिए चुना क्योंकि वो ऑक्सीजन भी देता है, वो इतना फायदेमंद है, या उसको लेकर क्योंकि पीपल तो हमारे यहाँ मेरे याद में कि मेरे दादाजी से पहले का पेड़ है, तो 100 साल पुराना पेड़ है। आपने लिखा कि हरियाणा में कोई 900 साल पुराना पीपल का पेड़ है। पीपल ही क्यों चुना? ऐसा होता है, मैंने पीपल को नहीं चुना, पीपल ने मुझको चुना। ठीक है, तो ये तो वो बात हो गई कि आप चले जा रहे हैं और आपको एक लड़की पसंद आ गई, ठीक है, और आपने कहा कि मैं आई लव यू, मैंने आपको चुना। ऐसे नहीं होता, जब तक वहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा ये आई लव यू का कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से हमारा पीपल के साथ रिश्ता है। ठीक है, तो पीपल ने बोला आई लव यू, तो ये जैसे हमारी नानी कहती थी, ये कभी अहंकार मत करना, तुम पीपल लगाते हो, पीपल ने, महाराज ने तुमको चुना है। अदरवाइज एक आदमी दिखा दो जो पीपल लगाता हो, और उस जमाने में तो कभी भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तो हमारे ही जो चालक वॉलंटियर्स हैं वो पूरे देश में पीपल लगा रहे हैं। वो मतलब मेरी बीमारी लग गई है उनको, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो हमारे उस जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता। नर्सरी में पीपल का पौधा नहीं मिलता था, और पीपल का पौधा पड़ा होता था और तुलसी जी का पड़ा होता, और जो नर्सरी होती थी वो कहते थे सर इसके लिए हम पैसे नहीं लेते, पीपल के लिए, हाँ ये हमें पाप लगेगा, ये तो पूजनीय है। तो आप बेलपत्र, आपका शमी का पेड़, आपका तुलसी जी और आपका पीपल जी, ये ऐसे उठा के ले जाओ बेटा, ये तो आप ले जाओ, इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। वो जमाना था, है ना। तो हमने जब पीपल को देखो, ऐसा होता है, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये भूत की जो कहानियाँ होती हैं बड़ी ज़रूरी होती है बचाने के लिए, है ना। अब बच्चे को क्या बोलते हैं, अगर बच्चा रात को भाग जाता होगा अंधेरे में, उसे भैया वहाँ पर भूत होगा, बेटा उठा के ले जाएगा आपको, हम डराते हैं ना। तो समाज जो है, जो उसको थोड़ा सा कहानियाँ, थोड़ी माइथोलॉजी, थोड़ी ये चीज़ देनी पड़ती है। हमसे बहुत बार साइंटिफिक फोरम्स में पूछा जाता है कि भूत, हम बिल्कुल चुप रहते हैं। अब उसको पॉलिटिक्स समझ लीजिए या जो भी अरे भैया तुम कुछ भी समझ के पीपल को बचाओ। प्रकृति को बचाने का एक तरीका था, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के ये कहानियाँ लिखी हैं कि उस पे भूत होता है, उसमें ये है, इमली के पौध पे चुड़ैल होती है, इससे ये हो जाता है, इसको यहाँ मत लगाइए, इसको वहाँ मत लगाइए, है ना, इसको उत्तर दिशा में लगाइए, इसको दक्षिण दिशा में लगाइए। ये सारी साइंस है। ये प्लांट साइंस नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। वो उसकी साइकोलॉजी को पढ़ के ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहानियाँ बनाई थी। हमें याद है कि हमारे गांव में हमें पीपल के पेड़ काटने से घर वाले मना कर देते थे, नहीं काटना है। विष्णु जी का निवास है, शिव जी का है, ब्रह्मा जी का है, हनुमान जी का ये वृक्ष है। जब वो लंका गए थे, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। फोकलोर, इसलिए हमारे किताब पे भी वो ऊपर लिखा है ना, फ्रॉम फोकलोर टू फॉरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारी ये कथाएं होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। हमने आपसे काफ़ी विस्तार में बात की। एक चीज़ मैं इस किताब के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, पर्यावरण पे जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो सामान्यतः बोरिंग माना जाता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, कौन पढ़े। पर जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो एक दो लाइन मैंने अपनी डायरी में नोट किया कि मैं ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगा कि कैसे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह आप लिखते हैं, नीम की जड़ें मिट्टी को ऐसे जोड़ देती है जैसे कोई नानी फटे हुए कपड़े सिल रही हो। एक जगह बात होती है एक विधायक जी द्वारा बस स्टैंड पे लगाए हुए टीन की, तो वहाँ आप लिखते हैं, किसी ने आपसे कहा था कि टीन विधायक का वादा है, नीम भगवान का वादा है। तो भाषा, जैसे आप कहते हैं कि पेड़ आपके लिए महज संख्या नहीं है, आपके लिए वो लिटरेचर है। ये जितना आप जंगल देख रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं सर ये किया कैसे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी लोग आके, मैं कहता ये मेरी कविता है। हाँ, आपने कविता भी बताया है। मेरी कविता है। तो अगर आप उस तरह से इसको सजाते हैं, धरती एक कैनवस है, ये एक ब्लैंक पेज है। अब आप इसके ऊपर क्या लिखना चाहते हैं, आप क्या थिएटर करना चाहते हैं, क्या आप क्या ऑर्केस्ट्रा क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो आप पे निर्भर करता है ना।
हाँ। तो इसमें इस किताब को आप पढ़िए, इसमें एक जगह लिखा हुआ कि अगर पीपल का पेड़ दर्शन है तो नीम व्यवहारिकता है। तो इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो पर्यावरण को एक बोरिंग विषय माना जाता है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन के लिए उसको बचाना, उसको पढ़ना समझना बेहद ज़रूरी है। हम जिस जगह पे आए हैं, आप देखिए, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं जो जंगल होता है, चाहे आप जिम कॉर्बेट में जाएं या अलग अलग जगहों पे, तो प्रकृति अपने लोगों के लिए, अपने जिनको शरण देते हैं उनके लिए वो एक चीज़ बनाती है। अलग अलग छोटे छोटे तालाब होते हैं, वहाँ पानी होता है, आप यहाँ हर जगह वो मौजूद है। आप देखिए कि अभी इनको एक कीट दिखा, जो बोलते हैं ना, नहीं तो हाँ, नहीं तो क्या होगा, वो आपके पाँव के नीचे आ जाता है ना। तो आपको प्रकृति से इसी भावना के साथ जुड़ना होगा, तभी हम आने वाले समय में अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको जवाब देंगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये बचाई है। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, वैसे उनके लिए ऑक्सीजन जमा करना होगा, पानी जमा करना होगा। सर, हमने आपसे इतने लंबे बात की, अगर कोई बात छूट गई हो, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज जोड़ दीजिए। ये हमारे कारण नहीं है, इनके कारण हम हैं जी। बस ये समझ लीजिए। अगर आपको ये छोटी सी बात समझ आई है कि हमारे कारण प्रकृति नहीं है, प्रकृति के कारण हम हैं। वी एज होमोसिपियन स्पीसीज, आदम जात जो है, ये 12.5 मिलियन स्पीसीज की एक स्पीसीज है। प्रकृति जो है हर 6 घंटे में एक स्पीसीज को ओझल कर देती है, एक्सटिंक्ट कर देती है। आप नेशनल ज्योग्राफिक देखिए, वाइल्ड वो पढ़िए, गूगल पे पढ़िए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। आजकल तो सब चीज़ें चैट जीपीटी को पता होती हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी प्रजातियां जो हैं 6 घंटे में लुप्त हैं, और छोटी छोटी माइनर स्पीसीज जो हैं वो 6 मिनट के अंदर गायब हो जाती है। आपको क्या लगता है, आप व्हाट मेक्स अस थिंक, और हम इतना कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं लगेगा, हमारा नंबर नहीं लगेगा। और उसका ट्रेलर भी आपको दिखा दिया कोविड महाराज जी ने, आपको वायरस महाराज ने उसका ट्रेलर भी दिखाया 2020 में कि भैया ये हो सकता है। फिर तो वो उन्होंने बस अनुकंपा की कि चलो यार बहुत हो गया, परमात्मा ने भी सोचा होगा अब बस ठीक है यार, बहुत बेचारे परेशान हो गए, तो फिर वो चला गया, है ना। पर वो तो कभी भी वापस आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अब अफ्रीका में, कॉन्गो में, DR कॉन्गो में पूरा एबोला है हुआ है ना। तो हम जिस तरह से, जैसे ही आप विनम्र होते हैं और जिस तरह से एक आपको ये समझ आती है, बुद्ध ने क्या समझा था, महावीर जी ने क्या समझा था, तीर्थंकरों ने क्या समझा था, नानक ने, कृष्ण ने क्या समझा था, ये समझा था कि हमारा जीवन जो है क्षणभंगुर है। हम सिर्फ 70-80 साल की शेल्फ लाइफ लेकर आए हैं यहाँ। हमारी एक्सपायरी डेट 70-80 साल की है ना। इससे ज़्यादा कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 साल जी जाओगे, इधर उधर दवाइयाँ खा के और ICU में बैठ के, वेंटिलेटर पर बैठ के आप 100 साल जी लेंगे। लेकिन ये तो भाई हज़ारों साल की, ये तो हज़ारों साल की कहानी है। ये मिट्टी जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स की कहानी है। आप इससे कंपटीशन करोगे, आप इससे कंपटीशन कर ही नहीं सकते आप। सो आपका तो ये है। आखिरी में इसको कंक्लूड मैं इस तरह से करूँगा। हमारी मिसेस विलियम्स जो होती थी, है ना, उस वक्त DDLJ मूवी नहीं आई थी, लेकिन वो उससे पहले वो डायलॉग बोलती थी। अच्छा। तो मेरा घर का नाम मुन्ना है। अच्छा। तो वो कहती थी, मुन्ना जी ले अपनी ज़िंदगी। देख, परमात्मा ने हिमालय बनाया, वेस्टर्न घाट्स, कोकण, क्योंकि हम लोग पूना में थे तो वेस्टर्न घाट बगल में था, तो लोनावला है, यहाँ पर देखो बोर घाट है, नदियाँ हैं, राम रिवर है, मुल्ला मुट्ठा रिवर है, ये देखो जंगल है, ये है भीमा शंकर फॉरेस्ट है। बेटा अपनी जी, क्यों, परमात्मा ने फिसाद बिछाई हुई है, थाली बिछाई हुई है, तुम उसमें से अपना एंजॉय करो। वी हैव कम हियर ओनली टू सेलिब्रेट, वी हैव कम हियर ओनली टू एंजॉय व्हाट गॉड हैज़ क्रिएटेड। हम अपना ही दिमाग लगा लगा के पता नहीं क्या क्या बनाई जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये प्रकृति है, इसको एंजॉय करने के लिए इंसान को भेजा गया है। परमात्मा भी बोर हो गया होगा अपनी प्रकृति से, तो उसने सोचा चलो एक स्पीसीज ऐसी भी हो जो जाके कविताएं लिखे, जो जाके वहाँ पर शेरो शायरी करे, जो वहाँ पर जाके भजन कीर्तन करे, जो थोड़ा म्यूज़िक करे, थोड़ा क्रिएटिविटी करे, थोड़ी पेंटिंग करे और मज़ा ले। जो मैंने गार्डन क्रिएट किया, हर प्रकार का पौधा, हर प्रकार के पहाड़, हर प्रकार की नदियाँ, है ना। सो वी हैव कम हियर। तो बस यही कहूँगा कि जैसे हमारी मिसेस विलियम्स कहा करती थी, मुन्ना जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अपना टाइम पैसा कमाने में, कंपटीशन में, अरे पैसा और ये सब चीज़ें तो सर, आप अच्छा काम कीजिए, डू गुड, गुड पीपल विल कम टू यू एंड गुड मनी विल ऑल्सो कम टू यू। पैसा तो झक मार के पीछे आता है, लेकिन हाँ, आपके इंटेंशन और आपकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और एक सिंसेरिटी होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। सो मैं लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़
आप उदास मत होइए, 1.5-2 साल की बात है, चीज़ें बदल रही हैं, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, प्रकृति अपना रोल दिखाएगी, अपना रूप दिखाएगी और दिखाना शुरू कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल की बात है, सब ठीक हो इन जाएगा। सब में मीडिया, एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ बात हाँ, करते हाँ, हुए, हाँ, मीडिया कहाँ है? अभी हाल ही में एक हमारे क्षेत्र की एंकर ने कहा, अभी आप देखिए यूरोप में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लोग बेहोश हो जा रहे थे, ऐसी तस्वीरें आई, तो उनका तर्क था कि हमारे यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है तो सूरज की किरण डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं यस, आती, यस, हमारे लिए हाँ, फ़ायदा हो जाता है। हाँ। तो इस तरीके की, आपको लगता है कि ये सही है? और इस तरीके की पार्टी सही बात भी है। एक बात बताऊं, हाँ। अगर वेस्टर्न यूरोप में अगर 40 का टेम्परेचर होता है तो आप सोचो वो 55 की गर्मी जी, झेल रहे हैं, जी। क्योंकि वो साफ हवा है। हाँ। मैं तो स्विट्जरलैंड में ये बहुत घुमा हूँ, वहाँ हाँ। वहाँ तो 5 AQI होता जी। है, और जैसे ही 10 AQI होता है हाँ। तो वहाँ आपके फ़ोन में रेड कलर का एक मैसेज आता है कि प्लीज़ बी केयरफुल। मतलब उनके लिए 10 AQI जो है वो इमरजेंसी है, और 50 AQI, एक बार हम दुबई में थे तो जैसे ही 50 AQI क्रॉस किया, नहीं 60 AQI क्रॉस किया, हम बुर्ज खलीफा के पास खड़े हुए थे, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर ये वो सब आ गए, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, आप अपने अंदर घर में जाइए। और यहाँ तो हम देखिए, हम तो 600 AQI में भी फर्स्ट क्लास छाती तान के हम अपना घूमते हैं। तो उन लोगों की जो सेंसिटिविटी है अलग है, और जो ये मीडिया क्या एंकर ने जो मीडिया जो है, देखिए मीडिया को भी अपने आप को एजुकेट करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी उनकी मजबूरी है, अभी वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पा रहे हैं, 1.5-2 साल रुक जाइए, मीडिया भी कहना शुरू कर दे। तो जैसे पीपल बाबा ने कहा कि प्रकृति ने हमें यहाँ भेजा था, जो उसने वन बनाए हैं, जो उसने बगीचे लगाए हैं, हम वहाँ जाएं, कविताएं कहें, कहानी कहें, अपना जीवन जिएं, लेकिन हमने उसी प्रकृति के साथ खेल शुरू कर दिया, पेड़ काटने शुरू कर दिए, तालाब भरने शुरू कर दिए, कुआं बंद कर दिया, नदियों को अपने प्रदूषित कर दिया, और प्रकृति पलटती है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि प्रकृति अपना जवाब देती है, अलग अलग जो त्रासदी होती है आपने देखा होगा। तो प्रकृति को उसके रूप में रहने दीजिए, विकास भी ज़रूरी है और प्रकृति भी ज़रूरी है, संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ तक इंटरव्यू देख ही लिया तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपके सहयोग के साथ काम करते हैं। लेकिन एक पेड़ ज़रूर लगाइए, ताकि आने वाले समय में जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ज़रूर कहें कि मैंने तो अपनी भूमिका निभाई थी, और 1 पेड़ या 2 पेड़, 4 पेड़, जितनी आपकी क्षमता है उतनी ज़रूर लगाइए। आप सबका बेहद शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतना सारा समय दिया। बहुत और अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।